हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे। तो हम कर रहे हैं क्लास 10 की बुक कवर और जिसमें आज हमारा चैप्टर है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन ऑन ह्यूमन लाइफ, पर्यावरण और प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा कि अब जो है वो तेजी से एक न्यूज आ रही है कि जो टीजीटी वैकेंसी है पीजीटी वो आ रही है और पिछले में ही ऐड होंगी वो। तो अब हो सकता है कि बहुत जल्दी नोटिफिकेशन जारी हो जाए और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बहुत कम टाइम होगा जो आपको प्रिपरेशन के लिए मिलेगा। तो इसलिए आप अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जिन लोगों ने नहीं की है वो स्टार्ट कर दें, जो कर रहे हैं वो एक बार फिर से रिवीजन कर लें। और मैंने आपको क्लास 6 से होम साइंस की क्लासेस दी हैं और आप जाकर के वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है वो, तो आप उनको जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर, जिसमें हम रेड करेंगे पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, उपाय, प्रकार, फिर वायु प्रदूषण। इसके बाद में आ जाता है आपका जल, मानव जीवन का प्रभाव और रोकथाम, पर्यावरण का जीवन पर प्रभाव और कचरा प्रबंधन आदि। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है पर्यावरण की। तो पर्यावरण का अर्थ है शब्द परि प्लस आवरण से है। किसे है? परि प्लस आवरण। दो शब्दों के योग से बना है, जिसमें परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है ढके रहने वाली परत। मतलब चारों ओर हमें जो एक परत है वो ढकी है, हमें चारों ओर से ढके रहने वाली परत जल, वायु, प्राकृतिक वातावरण कहलाता है। पर्यावरण के विभिन्न वैज्ञानिक ने विभिन्न मतलब अलग अलग तरह से डिस्क्राइब किया है, वो इस तरह से है। मैकाइवर और पेज के अनुसार अगर हम देखें तो भौगोलिक पर्यावरण उन समस्त दशाओं से बना है जो मनुष्य प्रकृति ने मनुष्य को प्रदान की है। भौगोलिक पर्यावरण उन समस्त दशाओं से बना है जो प्रकृति ने, जो हमें नेचर ने मनुष्य को दी है। सॉरी ने क्या कहा है कि भौगोलिक पर्यावरण का संबंध ऐसी प्राकृतिक दशाओं से है जो मनुष्य से प्रभावित हुए बिना अपना कार्य करती है तथा जो मनुष्य के अस्तित्व कार्य को स्वतंत्र रहते हुए स्वयं परिवर्तित होती रहती है। आपने देखा होगा कि सुबह टाइम से सूरज निकलना है, शाम को टाइम से डूबना है, उसके बाद में जो वर्षा ऋतु है, गर्मी है, सर्दी है, सब प्रकृति अपने आप ही करती है। ठीक है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, बल्कि हम जो हमारा नेचर है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब है। इन सब में हम पाते हैं कि हमारे पर्यावरण के अंतर्गत जलवायु, वातावरण का तापक्रम, जंगल, मौसम, पहाड़, नदी, समुद्र, रेगिस्तान, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, दशा, वनस्पति तथा पशु पक्षी इत्यादि आते हैं। सरल और स्वस्थ जीवन के लिए इन सभी का संतुलन परम आवश्यक है। अगर संतुलन बिगड़ जाता है तो जनजीवन जो है वो हमारा कठिन हो जाता है और वही संतुलन ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। एग्जाम्पल फॉर अगर हम थोड़ा सा अगर देखें तो हमें सुबह सूरज निकलने का मीनिंग है हमें उठना है, रात को जब सूरज शेड हो गया तो इसका मतलब हमें सोना है। ठीक है, हमारा एक वक्त है कि हमें सुबह में, मॉर्निंग में हमें ये लेना है, नून में हमें ये लेना है, इवनिंग में हमें ये, इस तरह से अगर हम वही चीज अगर हम उल्टा कर दे तो हमारा क्या होगा? संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो पर्यावरण के प्रकार देख लेते हैं। तो भौगोलिक क्या? प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक। भौगोलिक में क्या आता है कि मनुष्य के आसपास पाई जाने वाली विभिन्न प्रकृतियां, शक्ति व कारक मनुष्य को भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती है। जस्ट लाइक क्या हमारी पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, जल है, पेड़ है, जीव जंतु है, सब क्या है? हमें जो है प्रकृति से मिले हैं। तो प्राकृतिक हमें पर्यावरण कहलाता है। ये पर्यावरण मनुष्य को नियंत्रित में नहीं होता है। ये सब चीजें हमारे बस में नहीं है कि हम इसको रेगुलेट कर लें। हमारे बस में क्या है कि हम खुद उठना है, हमें अपना जो काम है, जो हमें क्रियाएं मिली हैं, हमें वो करना है। ठीक है, उसके बाद आता है सामाजिक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जाहिर सी बात है कि हम एक सोशल एनिमल है, जिस अपने स्वभाव और प्रकृति से वह समाज का निर्माण करता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज के सदस्य होता है, समाज से व्यक्ति प्रभावित होता है। जब समाज संबंधी सभी कार्य सम्मिलित हो जाते हैं तो सामाजिक पर्यावरण का निर्माण होता है। संपूर्ण ढांचा ही सामाजिक पर्यावरण है। सामाजिक पर्यावरण क्या? परिवार है, जस्ट लाइक हमारी फैमिली है, हमारे पास पड़ोस है, हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे समुदाय, खेल है, ये सब क्या है? हमारा सोशल इन्वायरमेंट है। इसके बाद आ जाते हैं सांस्कृतिक। ये क्या है? हमारे धर्म, परंपराएं, भाषा, रीति रिवाज, रूढ़ियां, प्रथाएं, प्रचलन आदि शामिल किए जाते हैं। इसमें मनुष्य द्वारा निर्मित भौतिक पदार्थों को भी रखा गया है, जस्ट लाइक क्या? आवास, उपकरण, मशीनें, संस्थाएं आदि। तो आपने देख लिया कि अब हमारे पास अगर हमारे पास बिल्कुल अगर पूछ लिया जाता है कि भाई पर्यावरण के कितने प्रकार हैं, तो आप यहाँ से बिल्कुल अपना जो है वो ये इंपॉर्टेंट है और अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ लाभ है, आप चाहें तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है वो ज्वाइन कर लें, आपके लिए बहुत हेल्प रहेगी। अब जिस तरह से एग्जाम की डेट आ गई है, आपको एक एक बार तो सभी बुक्स को रीड करना है। देखिए, हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हम गाइडों के बेस पर, या आपको किसी भी पर्टिकुलर गाइड से आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। जब तक कि हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तब तक हम अपना एग्जाम को क्लियर करने में इतने कैपेबल नहीं होंगे। तो आप जो है इसको जरूर पढ़िए, एक एक बार पढ़िए, जरूर पढ़िए। वीडियो के फॉर्म में है, आप फास्ट फॉरवर्ड लगा के आप अपना घर का काम कर रही हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। आप लेटे हैं तब भी पढ़ सकते हैं। 2-3 बार अगर आप एक ही वीडियो को देखेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं बहुत जल्द ही आने वाले एग्जाम के लिए बुक्स की वीडियो ला रही हूँ, कौन सी बुक से कहां से तैयारी करनी है, खास करके टीजीटी और पीजीटी के लिए। ठीक है, और एलटी के लिए भी मैं साथ में उसमें ऐड करूंगी। तो चलिए चलते हैं आगे। अब आ जाते हैं हम एनवायरमेंट पॉल्यूशन पे। तो पॉल्यूशन क्या है? अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है? पर्यावरण। तो पॉल्यूशन का अर्थ है खराब हो जाना। जाहिर सी बात है कि कोई चीज जब खराब हो जाएगी उसे पॉल्यूशन कहेंगे। अतः शाब्दिक अर्थ क्या? वो दूषित या खराब हो जाना। ठीक है, इसके जैविक अन्य किसी प्रकार के परिवर्तन के कारण जैव समुदाय जीवन प्रक्रम में कोई विघन उत्पन्न होता है, अवांछनीय परिवर्तन होता है, तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अब हम उसके कारण देख लेते हैं। यहाँ पे काफी कारण दे रखे हैं, कारखाने वगैरह और जो आपका वेस्टेज है उसको सही से हमें सही नहीं से जो है वो नदियों में निकाल देते हैं या कहीं निकाल देते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा डिसीजेज और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ उपाय है, आप देख सकते हैं। मैं चाह रही हूँ कि बहुत हमारे पास टाइम लिमिटेड है और हमें जल्दी ही सारे चैप्टर कवर करने हैं। इसके बाद मैं क्लास 11 और 12 भी कवर करूंगी ताकि आपका जो आने वाला एग्जाम है उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो उसका बेस है वो तैयार हो जाए। ठीक है, तो प्रदूषण के प्रकार देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। वायु, जल और मृदा। प्रदूषण के 3 क्षेत्र हैं। उपयुक्त में अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि, वैज्ञानिक आविष्कार, अनेक रासायनिक भौतिक परिवर्तन, 2 प्रकार के प्रदूषण और भी महत्वपूर्ण हो गए, जैसे क्या? ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन। आपको पता है कि नॉइज पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा इस टाइम इन है और देखा जाता है कि हर साल एक इंडेक्स जारी होता है कि कहाँ पे कितना नॉइज पॉल्यूशन हुआ है। ठीक है, रेडियोधर्मी प्रदूषण,
अब हम देख लेते हैं वायु प्रदूषण। सबसे पहले हमें वायु मिला था कि O2 छोड़ वायु में किसी भी गैस की मात्रा संतुलित अनुपात में अधिक होने पर वायु श्वसन योग्य नहीं रहती। वायु में किसी भी वृद्धि तथा अन्य पदार्थों का समावेशी वायु प्रदूषण कहलाता है। श्वसन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, जो हम इस वक्त श्वास ले रहे हैं, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक्टिव है। हमने क्या करा, सांस इनहेल करी और बाहर क्या करेंगे, हम एक्सेल करेंगे। तो श्वसन में जब कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, अभी मैंने सांस अंदर ली तो हमारा ऑक्सीजन गया, और जब हम इसको एक्सेल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। किंतु हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का ही उपयोग करते हैं और कर ऑक्सीजन वायु में डालते हैं। इस प्रकार इन गैसों का अनुपात संतुलित रहता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के संतुलन को बिगाड़ता है। एक ओर तो वन इत्यादि को काट रहा है, दूसरी ओर कल कारखाने औद्योगिक संस्थाएं चला करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ही नहीं बढ़ाता, वरन नाइट्रोजन सल्फर आदि तत्वों को ऑक्सीडाइज इत्यादि वायुमंडल में मिला देता है। स्वचालित मोटर गाड़ी जैसे ट्रक है, बस है, कारी क्या है, इससे हाइड्रोकार्बन तो विषैली गैसें निकलती हैं और छोटे छोटे कण वायु में जो कण है वो वायु में मिल जाते हैं। तो वायु प्रदूषण के कारण क्या है, श्वसन प्रक्रिया, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, ईंधन का दहन, जब हम कोई भी जलाते हैं, कोयला इत्यादि खनिज जो हम जलाते हैं वो, उसके बाद में सजीव पदार्थों का विघटन, रोगाणुओं की उपस्थिति और धूल व अन्य वस्तुओं को सूक्ष्म कणों द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे आ गए हैं कारण। इसके बाद आ जाते हैं हम वायु प्रदूषण का जनजीवन पे प्रभाव। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि मोटरसाइकिल से निकले धुएं, बिना जली हुई हाइड्रोकार्बन गैस और नाइट्रिक ऑक्साइड परस्पर मिलकर प्रकाश संश्लेषित समग्र बनाते हैं और इसमें से ऑक्सीलेट, नाइट्रेट आदि अत्यंत हानिकारक पदार्थ निकलते हैं। ठीक है, इसी तरह से अभी कुछ आपको याद भी होगा कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया था, लगभग ये बात हो गई होगी काफी 2-3 साल पहले की बात है। तो क्या हुआ था कि ऑर्डर इवन रूल वहां पर फॉलो किया गया था ताकि जो है वो दिल्ली का जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जाए, एयर पॉल्यूशन को और नॉइस पॉल्यूशन को भी। तो वहां ऑर्डर इवन इसलिए शुरू किया गया था। और आपको हम लोगों ने देखा है कि कोरोना पीरियड में जब सब कुछ लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद हमारी जो एयर थी वो कितनी ज्यादा प्योर हो गई थी। ठीक है, तो ये सब कारखाने की चिमनियां और ये सब आपको दे रखा है, आप इसको एक बार जरूर देख लें, इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट बताती हूँ, कारखाने की चिमनी से निकली सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 जो श्वसन नली में जलन उत्पन्न करती है और फेफड़ों को हानि पहुंचाती है। गैस पत्तियों की नमी के कारण मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती है, जिससे क्लोरोफिल के ऊतक नष्ट हो जाते हैं, तो H2SO4। और यही कारण है कि जो ताजमहल का कलर है, ये क्वेश्चन आ चुका है, PYQ है, आप जाकर के देख सकते हैं, वो क्यों येलो हो रहा है, वो ऐसी ही एसिडिक रेन की वजह से जो है वो येलो हो रहा है। इसके बाद इसके उपाय है, तो जो है हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, आसपास सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, इसलिए जो है वो रेड और ग्रीन जो है आपके ब्लू और ग्रीन डस्टबिन अलग अलग करे गए हैं ताकि जो है वो डिस्पोजेबल अच्छे से हो। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं जल प्रदूषण। इस शताब्दी में जनसंख्या तेजी से वृद्धि हो रही है, उद्योगीकरण से नदी, झीलों के जल, धीरे धीरे ऐसे पदार्थ की मात्रा बढ़ती जा रही है जो स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से हानिकारक होते हैं। पिछले 2-3 शताब्दियों में कितने ही जलीय जीव जंतु इस प्रदूषण से लुप्त हो गए हैं। कितनी सारे ऐसे जो है वो जलीय जीव जंतु हैं जिनकी प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। आज जल प्रदूषण की समस्या इतनी विकट हो गई कि भूमिगत जल भी प्रदूषित होने लगा है। कई स्थानों पर पानी, जो पीने का पानी है, उसका संकट जो है वो आ रहा है। तो इसलिए हमें अब बहुत ज्यादा पानी को बहुत संभाल के यूज करना चाहिए। जल प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं, देखिए वाहित मल, अगर हमारा जो वेस्टेज है, जो मलमूत्र वगैरह, वो पानी में मिला देना। ठीक है, घरेलू अपमार्जक जो हम यूज करते हैं, नहाने में साबुन, कपड़े धोने में आपका सर्फ और फ्लोर क्लीनर और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, जाहिर सी बात है कि जो कारखाने हैं, फैक्ट्री से निकलने वाला अपशिष्ट और कीटनाशक पदार्थ। इसके बाद रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होते हैं, परमाणु बिजली घरों में, संयंत्रों में ठंडा करने के लिए पानी बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और जल का तापक्रम बढ़ जाता है। जल तब नदियों, झीलों के जल में मिला देते हैं तो जल का तापक्रम भी बढ़ जाता है, तो जीव जंतु मर जाते हैं। तो ये रेडियोधर्मी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्टेड है इस जल प्रदूषण के कारण। इसके बाद प्रभाव किस पे पड़ेगा, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। ठंडा करने के लिए पानी बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और जल का तापक्रम बढ़ जाता है। जल तब नदियों, झीलों के जल में मिला देते हैं तो जल का तापक्रम भी बढ़ जाता है, तो जीव जंतु मर जाते हैं। तो ये रेडियोधर्मी भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्टेड है इस जल प्रदूषण के कारण। इसके बाद प्रभाव किस पे पड़ेगा, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि हमें जल जनित जो है वो बीमारियां होंगी, जो कि हमने पिछले चैप्टर में ही कवर करी है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, जलीय जीवों को हानि, फसलों की क्षति, जल प्रदूषण का नियंत्रण उपाय में क्या दे रखा है इन्होंने, औद्योगिक संस्था जल प्रदूषित रहित बनाना, कूड़ा करकट को नदी में न फेंककर उसको उपयोग में ला जाना। फिर है हमारे पास प्रदूषण नियंत्रण का अधिनियम, पर्यावरण शिक्षा, परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध और जलीय पौधों का उगाना और शवों को जल में डालने पर प्रतिबंध लगाना, जो है वो बॉडी जो है वो पानी में ना डाली जाए। उसके बाद में आ जाता है जल प्रदूषण से बचाव के उपाय। तो उपाय है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण। सॉइल जो होता है मिट्टी से, तो खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ जैसे जल और निश्चित मात्रा में अनुपात में रहते हैं। मृदा में इन पदार्थों की मात्रा अनुपात होने पर परिवर्तन ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। जो इनका अनुपात है, जो रेशियो है, अगर वो बिगड़ जाएगा तो वही हमारा सॉइल पॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके कारण ये है कि कीटनाशक दवाइयां हैं, ठीक है, शाकनाशक है और ये कवकनाशक है और ये DDT का पाउडर है और भी जितने फर्टिलाइजर जो है वो यूज किए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि नुकसान होता है हमारी मिट्टी को। और इसीलिए आजकल जितना आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिक को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, कि फर्टिलाइजर का यूज ना करके उस ऑर्गेनिक तरह से ही बनाना सब्जियों को। तो ये कारण होते हैं। उसके बाद इसके ये प्रभाव है, खतरनाक होते हैं। जो जाहिर सी बात है कि जिस मिट्टी में प्रदूषण है और अगर उसमें कोई सब्जी बनाई जा रही है, मतलब उगाई जा रही है, तो वो सब्जी कंज्यूम तो हमें ही करना है, तो उससे प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आ जाता है प्रभाव और यह उपाय, प्राकृतिक खादों का प्रयोग, कीटनाशक और खरपतवारों का संतुलित प्रयोग, और कीटनाशकों को सीधा अनाज में ना मिलाना, अपमार्जक को, जलाशयों को गिराना। ठीक है, मृत जानवरों को, कूड़ा करकट को गड्ढे में दबाना। अगर कोई मृत जानवर मर गया है, कोई जानवर मर गया है, तो उसको हमें गड्ढे में दबाना है। तो ठीक है, ये सब कुछ आपका इसमें आ जाता है। उसके बाद आ जाता है साउंड पॉल्यूशन, कि हमारे जो ये ईयर्स हैं एक हद तक ही जो है वो ध्वनि को सहन कर सकते हैं, जो कि यहाँ मौजूद है। और PYQ भी है, ये आप जाकर के देखें इसको अगर, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। डेसिबल से अधिक ध्वनि मनुष्य के लिए घातक है। वायुमंडल में उत्पन्न की गई वार्षिक ध्वनि जिसका मानव व अन्य प्राणी पर श्वसन तंत्र पर और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। अब ध्वनि प्रदूषण के हम कारण देखें तो 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट है, बिजली की कड़क है, भूकंप आना है, ज्वालामुखी ध्वनियां है। तो ये क्या है, तो हमारा जो है प्राकृतिक डिजास्टर है। और जो है इसके बाद
कृत्रिम कृत्रिम में क्या है, ये जो परिवहन है, मशीनें हैं, मनोरंजन के साधन है, ये सब क्या है, ये कृत्रिम में आते हैं और इसका फिर इसके बाद प्रभाव है, ये उपाय है। फिर आ जाता है हमारे पास रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव प्रदूषण क्या है, जो कि हमने भी डिस्कस किया था कि इसका प्रभाव जल, थल, वायु तीनों में ही होता है। रेडियोजनिक पदार्थों का परमाणु नाभिकीय अल्फा, बीटा, गामा किरणों से निकलती है। किरणें जीवधारी में गुण सूत्र व जीन पर प्रभाव डालती है। ये प्रभाव है जंतु और वनस्पति का विनाश भी होता है, विकलांगता का भी कारण है और इसको रोकने के लिए उपाय हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास रासायनिक प्रदूषण। आजकल पहले से ही तैयार भोज्य पदार्थों के उपयोग बढ़ रहा है। डिब्बे वाला अचार, जैम, जेली और शैम्पू और आपकी साबुन, लिपस्टिक और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो रासायनिक पदार्थ से बनी हैं। तो इन खेतों में विभिन्न खादों का प्रयोग जिसमें रासायनिक पदार्थ होते हैं, अनाज, फल, सब्जियां के लिए हानिकारक होते हैं। मानव जीवन पर प्रभाव तो त्वचा संबंधी रोग है। जितना भी आपने देखा होगा कि अब इस चीज के लिए बहुत ज्यादा जागरूकता भी आ गई है कि केमिकल फ्री चीजें यूज करनी है, नेचुरल चीजों की तरफ जो है वो मानव, जो मनुष्य है वो बढ़ रहा है। तो क्या है कि त्वचा इतना खतरनाक केमिकल यूज होता है जो मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा जो है वो हानिकारक है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं जनसंख्या। तो जनसंख्या के बारे में दे रखा है कि हमारे देश में पर्यावरण को असंतुलित करने में जनसंख्या का भी बहुत बड़ा योगदान है। जाहिर सी बात है, जितना एक घर से दूसरे घर के बीच में डिस्टेंस निर्धारित होता है और कॉलोनी इतनी कंजेस्टेड है तो बीमारियां बहुत तेजी से बनती हैं और भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो जनसंख्या भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है पर्यावरण को नुकसान देने में योगदान है। उसके बाद आता है पर्यावरण असंतुलित प्रकृति की प्राकृतिक आपदाएं। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो क्या है, भूमि बंजर होना, ठीक है, बाढ़ आ जाना, अचानक बाढ़ आ जाती है तो पूरा पूरा खेत, पूरा पूरा एक गांव, शहर पूरे सब प्रभावित होते हैं। ठीक है, मौसम की अनिश्चितता, ये बिना मौसम के बारिश हो जाना, ठीक है, सर्दी प्रॉपर ना होना, गर्मी बहुत तेज होना, टेम्परेचर बढ़ जाना, तो सब क्या है, ये हमारा पर्यावरण प्रदूषण का ही है। सूखा पड़ जाना और मरुस्थल का बढ़ना, नेचुरल भूस्खलन, जो पहाड़ पर चट्टानें सर जाती हैं, वो सब ये सब है। उसके बाद सरकार द्वारा रोकथाम के उपाय यहाँ पर दे रखे हैं कि भारतीय मानव संस्थान, ठीक है, जो ISI है और 1948 में से स्थापना की गई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। ये सब कुछ दिया हुआ है। फिर भारतीय वन्य जीवन परिषद, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल नैनीताल कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और लखनऊ, घड़ियाल, गुजरात में गिर और असम में काजीरंगा। तो आप इसको जरूर याद कर लें, जब इसमें है तो आ भी सकता है। और संस्थान अनुसंधान केंद्र ये आते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण औद्योगिक अनुसंधान कहाँ है, नागपुर में। मैं इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट कहूंगी, आ चुके भी हैं और इसको आप प्लीज कर लें। ठीक है, केंद्रीय औषधि संस्थान है आपका लखनऊ में। औद्योगिक विश्व अनुसंधान कहाँ पर है, लखनऊ में है। उसके बाद राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान भी लखनऊ में है और वैज्ञानिक और औद्योगिक नई दिल्ली में है। तो देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण और औद्योगिक, अगर राष्ट्रीय का पर्यावरण औद्योगिक देखेंगे तो नागपुर में है, बाकी केंद्रीय औषधि, औद्योगिक विश्व और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान आपका लखनऊ में है। वैज्ञानिक और औद्योगिक जो है वो नई दिल्ली में है। उसके बाद में पर्यावरण सुरक्षा नियंत्रण समिति है जो 1972 में बनी है। टीजीटी में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण सुरक्षा नियंत्रण समिति कहाँ, कब इसकी स्थापना कब हुई, 1972। इसके बाद आ जाता है पर्यावरण संरक्षण, वनों की रक्षा। पर्यावरण संरक्षण के अंदर वनों की रक्षा है, सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना, पेड़ पौधों, पशुओं की रक्षा, लकड़ी के स्थान पर वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करना। जैसे कि अब तो ट्रेंड है कि ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, पैनल्स लगाए जा रहे हैं खेतों में, ताकि जो है हम उसको यूज कर सकें ज्यादा से ज्यादा। वनों के जीव जंतुओं की रक्षा, अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर भूमि संरक्षण करना। भूमि संरक्षण के उपाय, भूमि को उपजाऊ बनाकर फसलों को बदल बदल कर बोना, फसलों को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। एक ही प्रकार की फसल किसी स्थान पर समय तक बोने से वह वहां की भूमि दूसरे प्रकार की फसल पैदा करने के लायक नहीं रहती है। यदि फलीदार फसल के बाद अन्य फसल खेत में उगाई जाती है तो दूसरी फसल उपज अधिक होती है। फलीदार फसल की जड़ों में नोड्स होते हैं जिसमें कुछ ऐसे जुड़ाव होते हैं वायु में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर जमीन को उपजाऊ बनाकर उसकी फसल को बदलकर लगाना चाहिए। इस टाइम जैसा हमने गोभी की फसल लगा दी, नेक्स्ट टाइम हम कोई और फसल लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज सीढ़ीदार खेत बनाना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए 2011 से लेके इसमें क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो पहाड़ों पर पानी रोकने के लिए बनाया जाता है ये सीढ़ीदार। आप गूगल पे जाकर जरूर सर्च करना, इससे इंटरेस्ट भी आता है और आपको क्या है, याद भी हो जाता है। ठीक है, चिकन नीचे के सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। इस प्रकार वर्षा का पानी सीढ़ी पर रोक कर लिया जाता है और जमीन का कटाव कम होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये ना सिर्फ टीजीटी में बल्कि टीईटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पट्टी की फसल बोना, इस प्रकार पहाड़ पर कम ढलान वाले स्थान पर किया जाता है। और सदाबहार पौधों के बीच वार्षिक पौधों को सीध में लगाया जाता है और तेज बहाव कम कर देता है, कटाव कम हो जाता है। हवा के तेज बहाव को रोकने के लिए पेड़ लगाना, वनों को दोबारा लगाना, बाल के टीले पर पौधे लगाना, पशुओं को चरने के लिए निरंतर, पशुओं के लिए चारागाह का निर्माण और पर्यावरण सुरक्षा प्रति जनता की जागरूकता उत्पन्न करना। प्रदर्शनी है, जैसे लाइक प्रदर्शनी के जरिए हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ये तो हमारा एक्सटेंशन का भी पार्ट है, ये तो आपने देखा भी होगा कि जो है किस तरह से इसका अच्छे से बताया गया है कि प्रदर्शनी किसके अंदर आता है कि मास कम्युनिकेशन में, ग्रुप कम्युनिकेशन में, इंडिविजुअली संगोष्ठी, नाटक, इस तरह से हम लोगों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं। उसके बाद आता है वेस्ट मैनेजमेंट। तो जो हमारा वेस्ट है उसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, बोतल, कांच, पॉलिथीन बैग, सबके बारे में बताया गया है। अपशिष्ट स्रोत क्या है, औद्योगिक अपशिष्ट है, घरेलू नगरपालिका अपशिष्ट है। ठीक है, उसके बाद कृषि जनित अपशिष्ट है। नेक्स्ट है हमारा खनन अपशिष्ट और अन्य, उसके दुष्प्रभाव, तो अपशिष्टों का प्रबंधन के बारे में बताया गया है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। महत्वपूर्ण बिंदु है पर्यावरण के प्रकार जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। भौगोलिक होता है, प्राकृतिक होता है, सामाजिक होता है, वायु प्रदूषण के बारे में है। इसके बाद जल प्रदूषण, उसके कारण, प्रभाव, नियंत्रण, उपाय। ये हम क्वेश्चन बन के आ सकते हैं आने वाले एग्जाम से। और ये हो गया है आपका फिनिश चैप्टर। यहाँ आप अति लघु पे जरूर फोकस करें क्योंकि यहाँ से आपका FIQ बन सकता है। और इसमें PYQ भी हैं जो आए हुए हैं। देखिए वृक्ष परिवहन कैसे शुद्ध करते हैं, कितनी बार ये पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में भी। तो जो लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये आपका आ गया MCQ फॉर्म, जरूर देख लें। FIQ बन सकता है और इसमें PYQ भी हैं जो आए हुए हैं। देखिए वृक्ष परिवहन कैसे शुद्ध करते हैं, कितनी बार ये पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में भी। तो जो लोग बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है चैप्टर और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये आपका आ गया MCQ फॉर्म, जरूर देख लें कि वृक्षारोपण आवश्यक है। तो जाहिर सी बात है सिंचाई के लिए भी, भूमिगत जल के स्तर की वृद्धि के लिए, मिट्टी के कटाव, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका चैप्टर है जो कि कंप्लीट हो गया है। प्लीज आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से तैयारी करा रही हूँ। देखिए मेरे पास जो भी संसाधन मौजूद है मैं उसी के जरिए आप तक एजुकेशन पहुंचा रही हूँ ताकि जो है वो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिले। देखिए ये वाला क्वेश्चन ना PYQ है और आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि जिस तरह से आप एग्जाम की अपडेट आ गई है तो मे भी बहुत जल्दी ही एग्जाम हो जाए और हमें सारी तैयारी अच्छे से करनी है। तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किस आपको
पर्टिकुलरली यूनिट पर वीडियोस चाहिए, जरूर बताइएगा। अभी तो इसमें हमारी यूनिट मिक्स है, आप देख सकते हैं इसमें सभी यूनिट आ गई हैं। जैसे होम मैनेजमेंट है, ये हमारा हेल्थ का है, ये टेक्सटाइल है, फूड न्यूट्रिशन है, ये प्राथमिक चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। और जितना कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होता है आपको किसी भी गाइड में नहीं मिलेगा। आपको गाइड में आपको बहुत ही रेयर दिया जाता है, मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगी। तो प्लीज आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि मैं आपको टीजीटी 2024 या पीजीटी जो अपकमिंग एग्जाम होगा तो उसके लिए आपको बुक्स की कौन कौन सी बुक्स हेल्प कर सकती हैं।